हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त किया है। उन्होंने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत व सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। इसलिए उन्होंने अपने काव्य में राजनीतिक व्यंग्य को प्रमुख आधार बनाया है। दोस्तों, देश की विशाल जनता पर मुट्ठी भर लोगों द्वारा किया जाने वाला अन्याय सहाय की कविताओं का बार बार काव्य विषय बनता रहा है। उनकी कविताएं राजनीतिक व्यवस्था के खोखले ढांचे का पर्दाफाश करने का एक सराहनीय प्रयास करती हैं। वे देश में एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था देखना चाहते हैं और इसी दिशा में उनकी कविताएं साफ शब्दों में देश के भ्रष्ट नेताओं के चरित्र को बेनकाब करते हुए देश में जन चेतना का बीजारोपण करती हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम सहाय की कविताओं में राजनीतिक व्यंग पर चर्चा करेंगे। इसे एक आलेख के रूप में लिखा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं सहाय की कविताओं में राजनीतिक व्यंग। दोस्तों, भारतीय समाज में राजनीति और साहित्य का बहुआयामी महत्व है। समाज और साहित्य का विकास भी समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों से होता रहा है। यानी कि यथार्थ यह है कि तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियां साहित्य को हमेशा को काफी प्रभावित करती हैं। और साहे एक राजनीतिज्ञ नहीं थे और ना ही वे किसी विचारधारा, सिद्धांतवाद या दल विशेष से जुड़े हुए थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने समकालीन राजनीतिक परिवेश की विसंगतियों को आक्रोश के साथ साथ व्यंग्यात्मक रूप में काव्याभिव्यक्ति दी है। दोस्तों, साहे ने अपने काव्य में नेताओं की मानसिकता एवं राष्ट्र के सही हालतों का वर्णन किया है और एकदम सटीक वर्णन। अधिकांश सत्ताधारी लोग स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, जनता को क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद आदि में फंसा दिया और खुद अपनी कुर्सी की साधना करते रहते हैं। कुर्सी की सेवा करना उनका अपना जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है और बुजुर्ग होने पर, वृद्ध होने पर भी ये एक छोटा शिशु जैसे अपने माँ से चिपका रहता है, उसी भांति ये नेता लोग कुर्सी से चिपके रहते हैं, लड़ते रहते हैं कुर्सी के लिए। ऐसे में कवि संसद सदस्यों के चरित्र को बेनकाब करता हुआ कहता है। क्या कहता है दोस्तों, सुनिए। सिंहासन ऊंचा है, सभा अध्यक्ष छोटा है, अगणित पिताओं के एक परिवार के मुंह बाए बैठे हैं लड़के सरकार के। हल्की सी दुर्गंध से भर गया है सभा कक्ष, सुनो वहां कहता है मेरी हत्या की करुण गाथा। हंसती है सभा तोंद मटका ठठाकर अकेले पराजित सदस्य की व्यथा पर। कितना सटीक, कितना गहरा व्यंग किया है साहे ने अपनी कविताओं में। संसद सदस्यों को लूले, काने व बहरे कहकर कवि ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर तीक्ष्ण व्यंग्य किया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संसद का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन वर्तमान में संसद के प्रतिनिधि दायित्वहीन, भ्रष्ट बन चुके हैं और कवि महसूस करता है कि इनका कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन भी नहीं है। यहाँ यदि कोई इनके लिए चीज स्थायी है तो वो सिर्फ नेताओं के लिए उनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है, जिसकी वो हमेशा से साधना करते हैं और कर रहे हैं। और इनकी कथनी और करनी में भी व्यापक अंतर होता है, ऐसा ये कवि महसूस करते हैं। आजादी के बाद सामाजिक समता, आर्थिक खुशहाली और राजनीतिक खुशहाली की जगह भ्रष्टाचार की घोर निराशा ने समकालीन मनुष्य की संवेदना को झकझोर दिया है। आम आदमी ने सत्ता की कुव्यवस्था का सामना किया है। साहे की लोकतंत्रीय मृत्यु कविता आजादी के बाद की पंगु शासन व्यवस्था पर व्यंग करती है। कैसे, सुनिए। अपराधी से आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायक, बख्शे हुए से जाते हैं और एक बहुत बड़े पिंजड़े में जोर से चीख मारता है एक मोटा सुग्गा, जैसे उसी में राजा की जान हो। राजा मरेगा, बजेगा इतिहास में नगाड़ा, पर यहाँ कुछ भी सुनाई न देगा मैदान में। सचिव जी देंगे जब लिख करके सूचना, कहेंगे कि तोता गुजर गया हमारी जान में।
दोस्तों उनकी कोई भी कविता आप उठा लीजिएगा, हर कविता में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उनका राजनीतिक व्यंग हमें दिखाई दे जाएगा। राजनेताओं की व्यवस्था विरोधी नेताओं ने जनता को छला है। चुनावी शंखनाद में ये नेता बड़े बड़े वायदों से जनता को स्वप्न दिखाते हैं, झूठे स्वप्न दिखाते हैं, क्योंकि इन्हें वोट चाहिए और वोट बैंक इनका सबसे ज्यादा होती है गरीब जनता, जो कि इनके झूठे प्रलोभनों में फंस जाती है। लेकिन और फिर भी ये सत्ता प्राप्ति के बाद पहले तो झूठे झूठे वायदे दिखाते हैं कि हम ये करेंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे, लेकिन जब इन्हें सत्ता मिल जाती है तो वे इन्हीं के स्वप्नों को लूटते हैं, मतलब गरीब के लिए या आम जनता के लिए कुछ भी नहीं करते। नेताओं के इन्हीं झूठे आश्वासनों पर कवि व्यंग करते हुए राष्ट्रीय प्रतिज्ञा कविता में अपनी में कहता है, हमने बहुत करा है, किया है, हम फिर से बहुत करेंगे, हमने बहुत किया है, पर अब हम नहीं कहेंगे कि अब क्या और करेंगे, क्योंकि अब तो वो शासन में आ गए हैं ना, सत्ता में। और हमसे लोग अगर कहेंगे कुछ करने को तो वह तो कभी नहीं करेंगे। मतलब यदि हम एक बार सत्ता में आ जाएं, उसके पहले तो वो जनता के पैरों में गिर जाते हैं, इतनी खुशामदी करना, सब उनको लालच देना, प्रलोभन देना, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए भूल गए अपने जो भी उन्होंने वादे किए थे। और यदि जनता ने अपने लिए कह भी दिया कि हमने तुम्हें वोट दिया, हमारा ये काम कर दो, तो वो नहीं करेंगे। वर्तमान राजनीति में दलबंदी हावी है। इस दलबंदी राजनीति में नेता दल व झंडे बदल बदल कर अपनी कुर्सी बचाए रखते, किसी भी दल में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उन्हें अपनी कुर्सी बचा कर रखनी है, क्योंकि यही उनका उद्देश्य है। कवि मानता है कि दल बदलू व झंडा बदलू नेता उन्नत शासन व्यवस्था कभी नहीं दे सकते। आज इस दल में है, कल उस दल में है, परसों उस दल में होंगे, क्योंकि उनके चरित्र एवं सिद्धांतों में कोई स्थायित्व ही नहीं होता। ऐसे नेताओं की छत्र छाया में आम जनता ही चली जाती है, उनका शोषण होता है। इसलिए कवि राजनीतिक दलों की बढ़ती संख्या से देश को खतरे में देखते हैं और कहते हैं, दल का दल पाप छिपा रखने के लिए एकजुट होगा, जितना बड़ा दल होगा उतना ही खाएगा देश को। सच्ची बात है दोस्तों। और देश को खाने जैसे शब्दों में कवि का नेताओं के प्रति आक्रोश छलकता है। साहे राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार की तह तक जाते हैं और फिर इससे पीड़ित जनता के प्रति अपनी हमदर्दी व्यक्त करते हुए आपकी हंसी शीर्षक कविता में इसी यथार्थ का चित्रण करते हैं। कैसे? निर्धन जनता का शोषण है, कहकर आप हंसे। लोकतंत्र का अंतिम क्षण है, कहकर आप हंसे। सबको भ्रष्टाचारी, कहकर आप हंसे। चारों ओर बड़ी लाचारी, कहकर आप हंसे। कितने आप सुरक्षित होंगे मैं सोचने लगा, सहसा मुझे अकेला पाकर आप हंसे। तो दोस्तों, कवि भ्रष्ट व स्वार्थी नेताओं से जुड़े विभिन्न यथार्थ को उद्घाटित करते हुए देश की जनता को ऐसे वसंत पूजकों से सचेत करता है। जनता द्वारा अत्याचार सहने की चुप्पी पर कवि कटाक्ष करता है। उनकी कविता न्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाली एक कविता है। कवि को चिंता है कि यदि हम सब कुछ आम जनता, जो आज अब शुरू से ही नेताओं के जो भी शोषण होते हैं या जो भी उनके साथ अत्याचार होता है, उसको ऐसे ही सह रहे हैं और आगे भी यदि हम ऐसे ही सहते रहेंगे तो एक दिन वापस से हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। आज यही कफन ढके चेहरे हैं एक साथ रहने के, बचे कुचे कुछ प्रमाण, और इन्हें जो याद रख नहीं सकते हैं वे ही समाज पर राज कर रहे हैं। चेहरे के बिना लोग कल किसी और बड़े देश के गुलाम हो जाएंगे। तो दोस्तों, कवि कहता है कि आम जनता को जागृत होना चाहिए, नहीं तो ऐसा समय आने में देर नहीं लगेगी कि हम फिर से किसी ना किसी रूप में गुलाम हो जाएंगे। आज भी ज्यादातर हम एक तरह से गुलामी का ही जीवन तो जी रहे हैं, क्योंकि होता वही है जो नेता सोचता है, जो नेता चाहता है। जनता की, आम जनता की और खास तौर से विशेषतः गरीब लोगों की तो कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो देखा हमने दोस्तों कि रघुवीर साहे ने अपनी कविताओं में जो राजनीतिक व्यंग का कितना सटीक और यथार्थ चित्रण किया है। तो आज के अध्याय में हमने साहे की कविताओं में राजनीतिक व्यंग पर एक आलेख पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।